अध्याय 18 छोटा पत्थर का हथौड़ा। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो, संपादक न्योइबो स्टूडियो। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि मैंने अपनी जान बचाने के लिए तीरकमान निकाला तो उन्हें शायद खतरा महसूस हुआ और मुझे भागने का मौका मिल गया। लियू लिन ने संक्षेप में बताया कि क्या हुआ था। मैं इसे याद रखूंगा। अगली बार मैं इनसे बदला लूंगा। लियाओ बुफान इस बात से बेहद नाखुश था कि उसकी सामग्री यूं ही लूट ली गई थी। हालांकि वह बेबस महसूस कर रहा था और इसी वजह से उसने गुस्से में ये कठोर शब्द कहे। अब वह क्या कर सकता था? क्या वह जाकर उनसे लड़ाई करे? गुस्सा उतारने का एक तरीका यह हो सकता था, लेकिन ऐसा करने से उसे खुद का ज्यादा नुकसान होता बजाय उनके। यह इसके लायक नहीं था। ज्यादातर खिलाड़ी ऐसी स्थिति में खुद को दुर्भाग्यपूर्ण मानकर चुपचाप स्वीकार कर लेते थे। पहले इस कड़वे अनुभव को याद रखता हूं, उसने गुस्से में सोचा। आगे समय था। भविष्य में हिसाब चुकाने का मौका तो आएगा ही। लियू लिन जानती थी कि गलती उसी की थी और उसने अपनी गलती मान ली थी। तभी फैंग हेंग ने सिर उठाकर पूछा, वहां कितने लोग थे? वे कितने ताकतवर थे? फैंग हेंग, तुम जल्दबाजी मत करो। लियू लिन ने फैंग हेंग के लहजे में कुछ गड़बड़ी महसूस की। उसने सलाह दी, अभी उन लोगों से सीधे लड़ने का समय नहीं है। भविष्य में बदला लेने के कई मौके होंगे। लेकिन लियू लिन ने गलत समझ लिया था। फैंग हेंग ने अपना लहजा नरम किया और कहा, मुझे पता है। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि कितने लोग थे। मैंने 5 लोगों को देखा, लेकिन उनका शरण मध्यम आकार का था। उसमें लगभग 12 लोग रह सकते हैं। फैंग हेंग ने सिर हिलाया और फिर से सोच में पड़ गया। लियाओ बुफान ने देखा कि फैंग हेंग की मुद्रा गंभीर थी, इसलिए उसने उसे समझाने की कोशिश की। फैंग हेंग, क्यों न हम इस बार इसे भूल जाएं? भविष्य में हम उनके साथ व्यापार नहीं करेंगे। लियू लिन ने भी होंठ चबाते हुए कहा, मैंने बहुत सावधानी बरती थी जब मैंने व्यापार किया। मैंने छोटे बैच में सामानों का लेन देन किया, इसलिए मैंने केवल कुछ पैकेट नूडल्स खोए। हम इस नुकसान को सह सकते हैं, लेकिन अगली बार मैं ज्यादा सतर्क रहूंगी। फैंग हेंग ने कुछ नहीं कहा। उसके मन में एक बुरा अंदेशा था और वह सिर झुकाकर कुछ सोचता रहा। लियाओ बुफान ने पहली बार फैंग हेंग को इतना गंभीर देखा था। माहौल थोड़ा चुप हो गया था और उसने फिर से उसे समझाने की कोशिश की। फैंग हेंग, हमें अभी इन लोगों से सीधे टकराने की जरूरत नहीं है। यह सिर्फ कुछ पैकेट नूडल्स हैं। हमारे पास बहुत सारी सामग्री है ना? अगर जरूरत पड़ी तो मैं आज रात कम खा लूंगा। जैसे जैसे वह बोलता गया, उसकी आवाज धीमी होती गई, क्योंकि उसे खुद भी इस बात पर ज्यादा भरोसा नहीं था। नहीं, मैं इस बारे में नहीं सोच रहा हूं। ये थोड़ा सा खाना हमारे लिए कुछ खास मायने नहीं रखता। फैंग हेंग ने सिर उठाकर दोनों को समझाया। इसके अलावा मैं भी इस मामले के लिए जिम्मेदार हूं। मुझे अभी दूसरों के साथ इतना मूल्यवान खाना व्यापार नहीं करना चाहिए था। क्या? लियाओ बुफान ने सिर खुजाते हुए कहा, जैसे उसे कुछ समझ में नहीं आया हो। जिमी ने गरम चाय की एक चुस्की लेते हुए धीरे धीरे कहा, धनवान आदमी ही अपराधी होता है। हाँ, जरा उनके नजरिए से सोचो। अगर तुम देखो कि तुम्हारे पड़ोसी के पास खाने का सामान है जब सभी को इसकी कमी हो रही है, तो तुम क्या करोगे? अगर मैं उनकी जगह होता, लियाओ बुफान ने कुछ पल सोचा और फिर बेझिझक कहा, तो मैं उसे लूटता। फैंग हेंग ने सिर उठाया, उसके चेहरे पर चिंता की झलक दिखी। बिल्कुल सही। मुझे इसी बात की चिंता हो रही है कि वे हमारे संसाधन लूटने आ सकते हैं। लियाओ बुफान ने बात को समझा। ये क्या ऐसा हो सकता है? लियू लिन ने ये सुनते ही घबराहट महसूस की। अगर वे आए तो मुझसे बुरा मत मानना। लियाओ बुफान ने अपनी बाहें मरोड़ी और दृढ़ता से कहा,
अगर वे मेरे खाने पर हाथ डालने की कोशिश करेंगे तो मैं उनसे लड़ूंगा। उस वक्त या तो मैं मरूंगा या वे। मैं नहीं जानता। बस सतर्क रहो। हमारे पास अभी पर्याप्त सामग्री है। अगले 2 दिनों तक बाहर मत निकलो। सभी यहीं रहो और नई शरण में जाने से पहले 2 दिन तक इंतजार करो। जिमी ने अपना गिलास नीचे रखते हुए सिर हिलाया। फैंग हेंग, शायद अब बहुत देर हो चुकी है। हम समय पर यह काम पूरा नहीं कर पाएंगे। सभी ने हैरानी से जिमी की ओर देखा। जब मैंने लियू लिन से खाने के लूटने की बात सुनी तो मैंने केबिन के आसपास जाकर देखा। मैंने झाड़ियों में किसी अजनबी के पैरों के निशान पाए। लगता है कि कोई हमारी केबिन पर नजर रख रहा था। क्या? लियू लिन के चेहरे का रंग हल्का पड़ गया और उसने चिंतित होकर कहा, यह असंभव है। क्या मुझसे गलती हो गई? मैंने बहुत ध्यान से देखा था जब मैं वापस आई थी। मुझे यकीन था कि कोई मेरा पीछा नहीं कर रहा था। मैंने गलत नहीं देखा। इंसानी पैरों के निशानों के साथ साथ जानवरों के भी निशान थे। मैं अनुमान लगाता हूं कि वह किसी बड़े कुत्ते की तरह था। जिमी ने विस्तार से बताया। ये तुम्हारी गलती नहीं है। मुझे लगता है कि किसी खिलाड़ी के पास कुत्तों को बुलाने की क्षमता है। उन्होंने तुम्हारी गंध का पता लगाया और यहां तक पहुंच गए। अब सब खत्म हो गया। हमारी जगह पता चल गई। लियाओ बुफान ने अपना माथा पीटा। ठीक है, जैसा होगा देखा जाएगा। चलो उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। बूढ़े, मुझे और तीरकमान और तीर दो। जब तक समय है मैं केबिन को और मजबूत कर लेता हूं। लियू लिन ने कहा, मैंने 10 भाग दर्दनाशक और पट्टियां तैयार की हैं। मेरे पास केवल 2 बोतल तेज उपचार औषधि है। क्योंकि मुझे इसके लिए मुलैठी चाहिए, मैं इसे बड़े पैमाने पर नहीं बना सकती। लियाओ बुफान और लियू लिन ने दुश्मन से बचाव के तरीके पर चर्चा शुरू कर दी। फैंग हेंग ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर झुकाया और सोचने लगा। रक्षात्मक योजना समय की बर्बादी थी और यह उसकी शरण बनाने की योजना को बाधित कर रही थी। खेल के शुरुआती चरणों में समय बहुत कीमती था और फैंग हेंग इसे बर्बाद नहीं करना चाहता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अगर वे लड़ाई करते तो वह इस रक्षात्मक लड़ाई में ज़ॉम्बी क्लोन की लड़ाकू क्षमता का उपयोग नहीं कर पाता। ज़ॉम्बी क्लोन अभी भी बहुत कठोर थे। क्या पहल करके हमला किया जाए? कुछ मिनटों बाद फैंग हेंग के मन में एक शैतानी योजना तैयार हो गई। फैंग हेंग ने फिर से सिर उठाया। लियू लिन, उन लोगों का बेस कहाँ है? हमारे कैंप के उत्तर पश्चिम में है। वहां तक पहुंचने में कम से कम 90 मिनट लगेंगे। लियू लिन उलझन में थी। तुम ये क्यों पूछ रहे हो? धप। लियाओ बुफान ने जोर से ताली बजाई, जैसे कि उसने कुछ समझ लिया हो। समझ गया। मुझे पता चल गया। अचानक हमला करो। लियाओ बुफान स्वाभाविक रूप से एक जुझारू स्वभाव का था। उसने सोचा कि उसने फैंग हेंग की रणनीतिक योजना को समझ लिया है, इसलिए उसने उत्साह से फैंग हेंग के कंधे पर थपथपाया। सबसे अच्छा बचाव हमला करना है। भाई फैंग हेंग, मैंने समझ लिया। चलो, हम वहां पहले जाएंगे और उन पर चुपके से हमला करेंगे। उन्हें दिखा देंगे कि हम कितने ताकतवर हैं। जब वह समय आएगा तो वे हमसे झगड़ा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। मैं तो उन लोगों से पहले से ही नाराज था। आक्रमण करो, पागल। ये मूर्ख। फैंग हेंग ने दिल ही दिल में आह भरी और चुपचाप लियाओ बुफान का हाथ अपने कंधे से हटा दिया। मैंने यह नहीं कहा कि मैं उनसे सीधा लड़ने वाला हूं। वैसे भी मेरे पास एक योजना है। इस मामले को मुझ पर छोड़ दो। मैं आज रात पहरा दूंगा। तुम सब लोग ऑफलाइन हो जाओ और आराम करो। मुझे कल दिन में तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। क्या? ऑफलाइन जाकर आराम करो?
लियाओ बुफान ने अपनी आंखें चौड़ी कर दीं। उसे लगा जैसे उसने कुछ गलत सुना हो। उसने और लियू लिन ने एक दूसरे की ओर देखा और उनके मन में अनगिनत सवाल घूम रहे थे। फेंग हेंग क्या करने की योजना बना रहा था? वह खुद रात की निगरानी क्यों करेगा? उसके बुलाए गए ज़ॉम्बी सचमुच सामग्री इकट्ठा करने में अच्छे थे, लेकिन क्या सिर्फ उन्हीं ज़ॉम्बी के भरोसे वह दूसरे खिलाड़ियों का सामना कर सकता था? फेंग हेंग को दूसरों की नज़रों की परवाह नहीं थी। वह धीरे धीरे अलाव के सामने बैठ गया और रात के लिए सामग्री तैयार करने लगा। सूचना: आपने छोटा पत्थर का हथौड़ा बना लिया है। आपको उत्पादन अनुभव अंक +1 प्राप्त हुए हैं। वस्तु: छोटा पत्थर का हथौड़ा। श्रेणी: साधारण। क्षति: 1 से 2। विवरण: सबसे बुनियादी जीवित रहने का उपकरण। आप इसका उपयोग वस्तुओं को नष्ट करने और अलग करने के लिए कर सकते हैं। अलग करने के बाद आपको मूल निर्माण सामग्री का एक छोटा भाग प्राप्त होगा। विवरण: इस चीज को विश्वतोड़ हथौड़ा कहा जाता है। जब तक हथौड़ा हाथ में है, आप कुछ भी तोड़ सकते हैं।